Hello everyone, welcome to Nutrition Gyan Prabha platform. So in today's class, we are going to discuss some of the topics related to neurological diseases. So basically, we are going to discuss the neurological diseases which are mentioned here only. First is your Alzheimer diseases, in which there are some other individual classes also that will definitely we will going to see. Then dementia, Parkinson diseases, and whatever the nutritional management and dietary goals that also will be discussed in this class. Okay, so now we are going to proceed. So first, this is a concept of dysphagia. So dysphagia is basically very common during your पार्किंसन डिजीज। तो जो पार्किंसन डिजीज होता है उसमें ये जो डिस्पेजिया जो एक इंडिविजुअल कंडीशन है ना, तो वो देखा जाता है। तो ये होता क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। सो dysphagia is the ability to swallow or difficulty in swallowing. तो whatever we are consuming, जो भी कुछ basically through whatever the types of fruits, vegetables and whatever we are consuming, तो during that individual time period कुछ problems होता है in swallowing. तो उसका that individual aspect we can even classify. First one is ओरल डिस्फेजिया, जिसमें होता क्या है डिफिकल्टी इन च्यूइंग, ब्रेकिंग डाउन द फूड। तो फूड जो भी कंज्यूम हम कर रहे हैं उसमें जो इंडिविजुअल जिन लोगों का ये कंडीशन बेसिकली कॉमन लोगों के लिए होगा, तो वो चाहे भी तो अच्छे से swallow नहीं कर पाएंगे फूड को ड्यू टू द प्रॉब्लम्स लाइक च्यूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द फूड। नेक्स्ट इस ओरोफेरिंजियल डिसोफेसिया। इसमें बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द डिफिकल्टी इनिशिएशन इन swallowing। तो जब फूड को ब्रेक डाउन अगर कर भी लिया होगा, तो आफ्टर दैट that individual person will be very much unable to swallow that food through basically initiate. So इसमें क्या होता है जो इसोफेजियल ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया होता है, इसमें जो फूड अगर हम खा रहे हैं तो उसमें उसको हम कंज्यूम करने के बाद भी अच्छे से स्वालो नहीं कर पाए। ठीक है, ओरल डिस्पेजिया एंड ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया में डिफरेंस यही होगा, जो ओरल है उसमें हम फूड को ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएंगे by teeth, and basically the food will not going to be break down properly within the mouth. And in case of oropharyngeal dysphagia, oropharyngeal dysphagia, उसमें क्या होगा, अगर आपने ब्रेक डाउन भी इंडिविजुअल ने ब्रेक डाउन भी किया होगा अच्छे से फूड को, फिर भी उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा, स्वालो नहीं कर पाएगा अच्छे से। थर्ड इंडिविजुअल कंडीशन इज esophageal dysphagia. So we do know that the individual, the structure what exactly right now we are seeing, this is known as esophagus, right? So esophagus से क्या होगा, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो स्टोमक तक जाने का जो रास्ता है ना, वो ही है इसोफेगस। सो दिस एरिया इज इसोफेगस। तो ये इसोफेजियल डिसफेगिया में क्या होगा, इसमें डिफिकल्टी होगा पासिंग डाउन द फूड टू द इसोफेगस। तो मुंह से वो जो हम ब्रेक डाउन करके एक प्रॉपर जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम पास डाउन नहीं कर पाएंगे इसोफेगस में। ये एक इशू होता है इन केस ऑफ योर इसोफेजियल डिस्फेजिया में। अच्छे से समझ लीजिए, ये जो तीन कंडीशन है ना, आप लोगों को फॉर द पीपल हु आर फॉर द इंडिविजुअल लर्नर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर WB सेट इन December and definitely for UGC NET JRF and some others exam also, I'm not mentioning the name, but related to the dietitian related जो भी एग्जामिनेशन पैरामेडिकल रिलेटेड कुछ हो रहा है, उसमें भी ये जो इंडिविजुअल टॉपिक है ना वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू रिमेम्बर ये डिस्फेजिया होता क्या है। ठीक है, ये जो 2 और 3 लाइन का मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन इधर दिया हुआ है ना, वो ही आपको समझने में मतलब
इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि बेसिकली द इनएबिलिटी टू swallow और डिफिकल्टी इन swallowing ऑफ फूड इज नथिंग बट द dysphagia। तो उसके अलावा आप लोगों को जो याद रखना होगा वो है ये 3 क्लासेस ऑफ dysphagia एंड उसमें क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट। तो मैंने इधर वॉट एवर द पिक्चर अलोंग विथ योर basically terms are basically dissect by me, right? Proper analysis I have given here, proper description I have given here, so उससे भी आप अच्छे से concept already build up आप लोगों का हो गया होगा। तो ये 3 चीज आप याद रख लेना एंड यही important भी है। Next, now this is a very important for UGC NET JRF examination. Also, this topic is very much important. ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में एडीवी बोला जाता है, एडी राइट। सो दिस पार्ट, सो इसमें आप पहले तो ये जानना जरूरी है, नॉट फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पसेस, द पीपल हु आर लाइक टू नो रिगार्डिंग अल्जाइमर डिजीज कि अल्जाइमर डिजीज होता क्या है। इसके लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारा रिक्वेस्ट एंड बेसिकली पीपल आर वेरी कीन टू नो about this disease and the diet individually, क्योंकि डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत अगर जान भी पाए होंगे वो लोग यूट्यूब वीडियो से और एनी अदर सोर्सेज ऑल्सो, रिसर्च पेपर हो गया एंड रिसर्च पेपर हम सब लोग जो डेफिनेटली अपडेटेड जो आप लोग रहना चाहते हो तो जरूर रिसर्च पेपर आप लोग कलेक्ट करके वहां से भी आप एक टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाओगे। तो इफ यू आर विलिंग टू नो रिगार्डिंग दिस डिजीज, सो आई विल सजेस्ट प्लीज डू download the new and the updated research regarding these Alzheimer diseases, and then also it will be like a very individual aspect which is not very known to everyone। तो इसके लिए आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा। एंड रिगार्डिंग द डाइट वो भी in today's class, in today's session, basically we are going to discuss, so do not skip the video and please try to listen and try to develop the concept according to the explanation। So Alzheimer disease is basically is the most common cause of progressive dementia। why exactly is this, ये डिमेंशिया क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अल्जाइमर होने से डिमेंशिया होने का जो चांसेस वो क्यों ज्यादा होता है वो भी हम लोगों को जानना है। सो ड्यू टू द डीजेनरेशन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड श्रिंकेज ऑफ ब्रेन मैटर, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिलेटेड टू हियर। सो अल्जाइमर डिजीज इज काइंड ऑफ, प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर फर्स्ट। So Alzheimer's is a specific brain disease that accounts for 60 to 8% of dementia cases। तो Alzheimer's एक स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज डेफिनेटली है जिसके कारण और ड्यू टू विच ओनली डिमेंशिया, दैट इज बेसिकली योर a term which basically recognizes the or focuses on individual type of symptoms like memory and reasoning or other thinking skill loss or declination or decrease, right? So अगर आप जो भी इंडिविजुअल अल्जाइमर्स डिजीज हु आर हैविंग ओनली, तो उन लोगों को ये जो डिमेंशिया का जो प्रॉब्लम है बेसिकली द मेमोरी लॉस इश्यूज, राइट? सो ये होने का चांसेस वो बढ़ जाता है, right? I think this much is very much clear to each and every one of you who are seeing the video and also right now in the class। So Alzheimer's disease is the most common cause of प्रोग्रेसिव डिमेंशिया ड्यू टू द डीजेनरेशन ऑफ नर्व। तो ये जो टॉपिक है ना, अगर आप इंडल्ज होना चाहोगे कि नॉट इन अ वेरी सिंपलर मैनर rather than in a very huge or you can say like in a very descriptive manner, so there are various aspects you can discover, but as this individual session is related with the examination specifically mentioned during in the first slide of this session, right? So in the first initial part of this session only I have mentioned that this
individual session is related to the examinations which are WB set net and there are some other dietitian related examination. तो अगर आपको लगता है कि हाँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इनफ है तो यस दिस इज वेरी मच इनफ। अगर आप ये याद रख पाओगे तो ही बहुत ज्यादा नहीं तो प्रॉपरली आपका जो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड ही आएगा एंड आप उसको आंसर भी कर पाओगे। वी कैन एश्योर दैट राइट। सो इसमें सिम्टम्स क्या होता है अगर एडी और अल्जाइमर डिजीज जिसमें ग्रेजुअली डिक्लाइनेशन होता है इन सम मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स दीज आर मेमोरी लॉस रीजनिंग मतलब रीजनिंग इज व्हाट फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है 2+2 क्या होता है और आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने को बोला है ड्यूरिंग लाइक इफ यू आर बाइंग समथिंग। अगर आप कहीं भी जाते हो फॉर टू बाई समथिंग तो ऐसा तो नहीं है ना कि बात बात पे आप कैलकुलेटर निकाल लेते हो। तो ऐसा नहीं मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी फॉर सम पीपल इवन दे कैन ऑल्सो कैलकुलेट सम ह्यूज नंबर ऑल्सो समटाइम्स but for those who are having Alzheimer's, they are even unable to add on some like basics reasoning like 2+2, 1+1. So this is a very you can say very critical condition where they are unable to reason anything. Next is language. उन लोगों को बोलने में भी इशू होता है अटक अटक के वो लोग बोलते हैं ठीक है ना। तो ये दिक्कत होता है उन लोगों को। देन मूड भी अच्छा नहीं रहता कभी ठीक है कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसके बाद ही वो अच्छे से याद भी नहीं कर पाएंगे खुद ही भूल जाएंगे। तो वो कैसे क्लैरिफिकेशन भी मतलब देना भी बहुत टफ हो जाता है उन लोगों के लिए। देन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है ये लाइक कोई भी काम अगर आप उन लोगों को दे दो ना ये लाइक फॉर एग्जांपल tying the shoe only so with this agar aap you can only see the picture also so this basic kind of work also they are unable to do properly। next is behavior and coordination of like walking also so ये भी बहुत ही ज्यादा change हो जाता है and the behavior is also not normal sometimes as I have already mentioned and this is the concept regarding Alzheimer's so if someone is having Alzheimer's the memory loss is very common so the behavior as they are not in a coordination in a proper condition of or coordination to even talk right because that is not their problem that is the medical condition and that is the reason or behind the whatever the change among them right because ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही जाएंगे कि अच्छे से बात ना करें क्योंकि that is a medical condition and the symptoms are like this so they are very much unable to even talk sit some of the people who even know very very much properly even they are like gradually they will be even unable to recognize they are very own peoples also and that is very sad। so next is feeding and nutritional management so people with Alzheimer's disease have an impaired ability to recognize hunger thirst and satiety। see how like how much difficult and painful these conditions are like people who are having Alzheimer's na, so they are very much unable to even recognize like impaired not unable impaired मतलब कुछ अच्छे से recognize ही नहीं कर पाएंगे कि अगर खुद भी भूखे हैं ना टाइम का कुछ अता पता नहीं होता है अगर भूखे हैं वो भी बोल नहीं पाएंगे and if they are feeling thirsty or there is like they are want to have some food they are will be very much unable to even recognize that। तो इससे क्या होगा उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कभी कैसे भी हो मतलब जो उन लोगों का जो like the caring persons who are surrounded by what the patient is surrounded by तो उन लोगों को ही family member हो you can consider the family members the caring individual the care person like caregiver अगर कुछ कोई भी होगा तो उन लोगों को ही खुद ही याद करके अच्छे से whatever the food whatever the timings regarding bathing taking foods and all the normal regulation of day and night that will be specifically done by others for them right। so personalized care keeping the patient well nourished, reducing anxiety, stress, and improving the quality of life. Is it okay? So, what exactly is happening here? So, someone who is like having this individual condition
तो अगर आप उन लोगों को अगर उस लाइक द फैमिली इंडिविजुअल्स हैव टू एंड मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ देम इन अ proper you can say like a protocol in a proper regulatory manner like so जो भी एक रूटीन होगा उसको अगर एज वी नो दैट दे आर अनेबल टू फॉलो तो उन लोगों के लिए हम लोगों के को ही अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा फॉलो करवाना पड़ेगा उन लोगों से so we have to push them up we have to take care of them like take the food then bathing then whatever the walking for sometimes talking with them so these things can even reduce the anxiety and stress level ठीक है तो वो भी अच्छे से अगर केयरिंग अगर रहोगे आप लोग उन लोगों के लिए तो definitely that condition will be in a very controlled see this is you cannot reverse this condition तो मतलब उसका कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे हम चाहे तो भी इसको 100% रिवर्स कर पाए तो इसको हम स्लो इसका जो प्रोग्रेस है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं तो स्लो डाउन करने के लिए ही ये जो बेसिकली वट एवर द पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन एंड डिस्कस्ड हियर सो ये जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है तो वो अगर हम फॉलो कर पाए in case of a patient then she or he will be very much in a they are also will be able to live for a longer period of time in a very normal manner so the objectives of nutritional status are to तो इसमें like they are not normal people they are normal people that is true but they are having some individual memory proper medical conditions which is related to these symptoms which are very critical तो उन लोगों के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो एस्पेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव्स होगा वो सेम नहीं होगा तो ये आप याद रख लोगे दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस सो फर्स्ट वन इज प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन तो उन लोगों को एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना होगा प्रिजर्व मेल न्यूट्रिशन सॉरी प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन सो मेल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा देन डिवाइस मेथड ऑफ टैकल द फीडिंग प्रॉब्लम्स so sometimes feeding problems is also there what feeding problems are there already we have discussed this is also a difficulty of swallowing like dysphagia is a feeding problem only तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो ये जो प्रॉब्लम्स है दिस प्रॉब्लम कैन इवन ऑकर लाइक अ सिम्टम इन अल्जाइमर डिजीज और एडी डिजीज राइट तो ये कैसे हम टैकल कर पाएंगे उसको भी उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है ठीक है सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अल्जाइमर डिजीज पेशेंट अगर वी कैन कंसिडर सो इसमें एक सो देयर आर सम फेजेस एज मेंशन देयर फर्स्ट वन इज माइल्ड फेज सेकेंड वन इज मॉडरेट फेज थर्ड वन इज सीवियर फेज सो इसमें कौन सा न्यूट्रिशनल अप्रोच सी दिस वीडियो इज नॉट फॉर ओनली द स्टूडेंट हु आर preparing for their examination the rather it is very much it is definitely going to be helpful for those who are asking and who are willing to learn regarding the nutritional management of this critical neurological diseases right so mild phase अगर होगा तो उसमें nutritional approach is basically maintenance of membrane integrity correction of existing nutritional deficiencies तो उसमें जो ब्रेन का जो इसमें क्या बोला गया है मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी मेम्ब्रेन का जो इंटीग्रिटी है वो हम चाहे तो मेंटेन कर पाएंगे नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑलरेडी क्रिएट हो गया है ना तो उसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा ठीक है मॉडरेट में क्या होगा प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंडक्ट फॉर बिहेवियरल चेंजेस प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंडक्ट होना पड़ेगा मतलब इसमें नाउ यू आर गोइंग टू फॉर्मली regular focus on the patient observe the patient from day to night and according to the behavioral change also they could even react for the food like any other way so what exactly their approach to a food उन लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है क्या वो लोग खा पा रहे हैं ड्यू टू द मेडिकल कंडीशन उसमें भी हम लोगों को लाइक डिस्फेजिया उसमें भी हम लोगों को कंट्रोल पे लाना होगा उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा एंड अलोंग विद दैट उन लोगों को जो फूड हम दे रहे हैं उसको भी ऐसे मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो
डेफिनेटली देयर आर, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत जो इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ फूड है जो फोकस हम करेंगे उस पे भी, लाइक कमिंग स्लाइड ओनली, तो वो उन लोगों को लाइक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, एंड देयर आर मेनी, probably not so many options, but definitely the options which are definitely important for them, तो उन उस पे ही हम लोग फोकस करेंगे. अच्छा, समटाइम्स इफ पॉसिबल इन सम मेडिकल कंडीशन नोन एज ओएनएस, उसमें हमको हम लोगों को, for the people who are like doing their jobs in dietary management section, like us, right, for the definitely who are the who are practicing dietary management, तो उन लोगों के लिए बोला जाता है कि वेट लॉस अगर कुछ कंडीशन में बोला अगर गया होगा, तो डेफिनेटली थ्रू थ्रू कंसल्टिंग विद द डाइटिशियन, the patient has to maintain the a proper diet only, right? Next is attention for dysphagia signals. So ये जो dysphagia signals होता है, इसमें इसको moderate phase में ज्यादा देखा जाता है, तो उस पे भी डेफिनेटली कंट्रोल लाना पड़ेगा, उसको भी रिजॉल्व करना होता है. नेक्स्ट इज प्रॉपर कंडक्ट फॉर डिस्पेजिया, तो इसमें तो फॉर श्योर सीवियर जो फेज होगा उसमें डिस्पेजिया डेफिनेटली गोइंग टू ऑकर, तो yes, for that a proper management is necessary. नेक्स्ट इज वेट लॉस करेक्शन, तो वेट लॉस ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वेट लॉस में भी करेक्शन लाना पड़ेगा. अटेंशन फॉर द रिस्क ऑफ पाल्मोनरी एस्पिरेशन विद पॉसिबल ईएनटी इंडिकेशन, तो डेफिनेटली अगर देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस रिलेटेड टू पाल्मोनरी एस्पिरेशन, तो उसमें भी डेफिनेटली दिस इज नॉट द जॉब फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर लाइक आवर, नॉट फॉर आस, रादर दिस इज ऑल टुगेदर अ मेडिकल कंडीशंस ना, तो उस पे भी ध्यान देना होता है हम लोगों को भी, जो डाइटरी मैनेजमेंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके लिए. लेकिन यस, दिस इज ऑल्सो हैज टू बी मेंटेन्ड, लाइक प्रॉपर सर्विलेंस बाय अ डॉक्टर इज ऑल्सो necessary. So next is your diet for Alzheimer's. See, this is very much important. Who are very much keen to know regarding Alzheimer's diet? See, as why exactly I am telling this again and again, because this is not so very common. This disease is a kind of a disease which is very much critical, right? So, जो भी right now you are seeing, these things are basically collected from advanced research. Because no one, not me or rather anyone else's, we cannot put anything, cannot provide anything on the from internet just for a vague purpose, or without any proper reason or logic. तो ये जो भी आप लोग देख रहे हो पहले से, मतलब एक सेक्शन वाइज, तो these all are from collected from different research. So definitely, so that is why this is necessary to understand कि रिसर्च में क्या बोला गया है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ये अंडर द रिसर्च अभी तक है, क्योंकि ये क्योर, इसका कोई क्योर नहीं मिल पाया है अभी तक, इसका कोई रिवर्स नहीं होता है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, तो इसीलिए डेफिनेटली देयर आर वेरियस रिसर्च ऑलरेडी going over conducted for Alzheimer's disease. So first, now we are going to know regarding each and every टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो इम्पोर्टेंट है ये ऑल टुगेदर, ठीक है, डाइट कैसा होना चाहिए. तो a person suffering from Alzheimer's should stop taking artificial food additives, preservatives, sweeteners and coloring. So this is very much important. अगर किसी को अल्जाइमर है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वो एडिटिव्स ना ले, प्रिजर्वेटिव्स है, स्वीटनर है, ऐसा कोई फूड कंज्यूम ना करे. Next, caffeine and coffee consumption may have a positive effect on showing memory decline. तो देखा गया है कि अगर कोई कॉफी, इफ समवन इज हैविंग कॉफी, देन इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब दैट इसमें देखा गया है कि मेमोरी लॉस का जो चांसेस है वो डिक्रीज होता है रादर इंक्रीजिंग. तो कॉफी पीना और कंज्यूम करना इज गुड फॉर द पेशेंट हु आर हैविंग एल्जाइमर्स. नेक्स्ट, according to research at Columbia University, raising HDL, मतलब high density lipoprotein cholesterol, that is a good high basically cholesterol. So अगर HDL
का जो लेवल है विद इन द बॉडी वी कैन पुश इट अप, वी कैन इंक्रीज इट अप, सो दैट लेवल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। मतलब अगर एचडीएल का जो मात्रा है बॉडी में, अगर उसको इंक्रीज इंक्रीज डेफिनेटली वी कैन, इफ वी आर एबल टू इंक्रीज दैट अप, तो उसमें क्या होगा, कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो डिक्लाइन इतना ज्यादा जल्दी से नहीं होगा, रैदर कॉग्निटिव जो फंक्शन होगा वो मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर इट विल इवन सस्टेन, राइट राइट। So I think I am clear here. Next, diet high in omega-3 fatty acid, primarily from fresh oil, positively reduces the risk of cognitive declination and dementia. See, we do know that during the pregnancy or basically when the mother is within the, when the child is within the mother and after birth also, omega-3 is basically has a very wild function in brain development, omega-3. So yes, agar in case of this individual disease which is directly associated with the brain function, so yes, omega-3 is going to reduces the risk of cognitive declination and dementia. People with Alzheimer's should be encouraged to drink fluid to stave off dehydration and eat foods high in fiber to maintain the regularities. तो people who are having this condition, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर वो लोग डिहाइड्रेटेड होंगे ना, तो उसमें देखा गया है कि उन लोगों का जो मतलब डिहाइड्रेशन अगर होगा तो वो ज्यादा रिस्की होता है। तो इन लोगों को डेफिनेटली प्रॉपर वाटर, प्रॉपर फाइबर लेने में definitely we must have to tell them to properly eat this individual type of food like which are having fiber and properly hydrated रहना भी जरूरी है। Fresh plant foods contain a large amount of antioxidant. This is very important. See, antioxidant is basically very much helpful in reducing the oxidative stress. तो इसीलिए antioxidant होना जरूरी है, and that is definitely going to keep the brain young for as long as possible. मतलब जो memory loss and other issues are there, तो वो इतना जल्दी नहीं आएगा, not in a very speedy manner, अगर प्रॉपरली एंटीऑक्सीडेंट रिच कंज्यूम किया जाता है तो। नेक्स्ट, ग्रीन टी इन कॉम्बिनेशन विथ moderate exercise has been shown to stave off Alzheimer's symptoms in laboratory mice. तो within the lab in some research देखा क्या गया है कि अगर ग्रीन टी वी आर प्रोवाइडिंग देम, देन उसमें क्या होता है कि जो भी अल्जाइमर्स का जो सिम्टम है, रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी लॉस, तो वो उसमें थोड़ा बहुत मतलब डेफिनेटली डिक्रीज होता है, जो सिम्टम्स रैदरली मतलब रिजॉल्व होने का चांसेस ज्यादा देखा गया है। लेकिन सी, these are under research, right? So definitely we can follow and we must have to follow। मतलब इसमें तो कोई पॉजिटिविटी तो है ना, नेगेटिविटी तो इसमें कोई है नहीं। तो आउटकम अगर 100% नहीं भी आया, कुछ भी अगर अच्छा हुआ, थोड़ा बहुत 80%, 60%, 70%, तो भी डेफिनेटली दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो इसीलिए ये डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए ग्रीन टी, ठीक है। नेक्स्ट, next is in the okay, so research from Washington University shows that sugar consumption can lead to exhibited मतलब increase करता है Alzheimer's disease। तो who are taking candies and all, okay, continuously in older ages also after 40, so do not take that, just try to like don't try to take it for a very longer time as this is not good for health, ठीक है। क्योंकि see, this disease is very much painful even for the family members also, so yes, we must have to stop, tell them to stop, the who are like after 40, definitely, and not for the young generation also, like if you are under 25 or above 25 also, do not just in the new dietary guidelines also we have seen, right, that they are continuously again and again trying to tell us that
don't take extra sugar and extra salt. So yes, that is very much important for every person even, right? नेक्स्ट इज टर्मरिक सो टर्मरिक में भी देखा गया है कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है दैट कैन डेफिनेटली गोइंग टू प्ले अ गुड रोल इन लाइक preventing Alzheimer's disease, right? So this is very much helpful because Alzheimer's are, sorry, turmeric are utilized regularly in our diet. Next is definitely protein is also good option for Alzheimer's disease and इसके लिए lean meat ज़्यादा prefer होना चाहिए. Next is Parkinson disease. Parkinson disease is a degenerative central nervous system condition characterized by progressive loss of cell within the substantia nigra. So this region name is definitely important and you have to remember if possible try to remember and important this is important next which involves with certain aspect of movement see अगर अल्जाइमर्स डिजीज हो गया है उसमें तो डिमेंशिया एंड रीजनिंग का ज्यादा जो एस्पेक्ट है वो रहेगा पार्किंसन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ओके सो इस इसके साथ अल्जाइमर्स को अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो सो डू नॉट जस्ट डोंट डू दिस एंड आज के सेशन के बाद इफ यू आर सीइंग द वीडियो देन इसके बाद आपको कोई दिक्कत होगा भी नहीं समझने में ओके पार्किंसन डिजीज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है बैक रिजिड हो जाता है पॉइस्चर ऐसा झुका हुआ रहता है सामने सामने से मास्क फेस फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक रिड्यूस आर्म स्विंगिंग मतलब नॉर्मली आर्म स्विंग होता है लेकिन इसमें क्या होता है हैंड ट्रिमर मतलब हाथ कांपने लगता है पूरा बॉडी कांपता है ठीक है ना तो ये ट्रिमर इन लेग ट्रिमर इन हैंड सो दिस इश्यूज हैव वेरी कॉमन इन पार्किंसन पेशेंट स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नीज तो सामने थोड़ा हिल जाता है हिप एंड नी शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गेट तो इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब स्टेपिंग लेने में थोड़ा दिक्कत होता है थोड़ा पेनफुल हो जाता है गेट हो जाता है ठीक है तो ये जो अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा स्लो डाउन होगा ऑल टुगेदर जो प्रॉब्लम है वो है कि टोटल बॉडी का जो बैलेंस वो बिगड़ जाता है ड्यू टू ट्रिमर मतलब कांपने की वजह से ठीक है तो ये ऑल टुगेदर ऐसा ही झुक के वो लोग whenever they are walking so their posture will be like this okay. Now the stages. First one is develop mild symptom but able to go about day to day life. Normally चल सकते हैं in first stage. Normally होता है सब कुछ. Step 2 such as tremor and stiffness begin to worsen may develop poor posture or have trouble in walking. तो चलने में दिक्कत होता है स्टेज टू में ठीक है नेक्स्ट स्टेप 3 मूवमेंट बिगिन स्लो डाउन लॉस ऑफ बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसमें भी दिक्कत होता है ठीक है स्टेप 4 सिम्टम्स आर वेरी सीवियर एंड कॉज सिग्निफिकेंट इश्यूज विद डे टू डे लाइफ अनेबल टू लीव अलोन विथ एंड अनेबल टू लीव अलोन एंड विल टेक केयर तो अगर कोई भी चाहता है कि खुद अकेला जीना चाहता है तो ऐसा नहीं हो पाता ठीक है ना उन लोगों को केयर एंड डेफिनेटली हेल्प असिस्टेंस इस इन चीजों का जरूरत पड़ जाता है सो दैट इज वेरी ट्रू एंड नेक्स्ट इज वॉकिंग और स्टैंडिंग में भी इम्पॉसिबल तो इसमें क्या होता है अगर आप ऐसे बैठे हुए इंडिविजुअल को देख रहे हो तो क्यों वो नेसेसरी है क्योंकि दे आर अनेबल टू stand properly may be impossible at this point. People at this stage are often confined to a wheelchair or bed. तो व्हीलचेयर से बेड एंड बेड से व्हीलचेयर ऐसा इंडिविजुअल कंडीशन हो जाता है सो गॉड फॉरबिड दिस इज वेरी लाइक पेनफुल एंड like the conditions are this much critical step by step create hota hai step 1 step 2 step 3 step 4 and step 5 so this 5 stage step basically you have to remember clinical features okay so Parkinson's describe the common symptom of Parkinson disease such as tremor जैसे मैंने बोला था rigidity this term एक्नेशिया inability to initiate the movement initiate ही कर नहीं पाता है ठीक से then next is bradykinesia slow movement see these terms are very much important right
Do remember this: bradykinesia, akinesia, then postural inability. Okay, considering the pathology of Parkinson disease, feeding and nutritional care is crucial aspect in the management of patients suffering from this disease. Okay, so now nutritional management. So small frequent meals देना जरूरी है. Diets given should be balanced and nutritionally adequate. Balanced diet जो भी 50 to 55 to 60 or 50 to 60% from the normal like whole grain and cereals, then 20% from protein and 10 to 15, 20% from fat and 10 to 15% from protein. So this combination according to dietary guidelines इसका balanced diet में जो होना चाहिए ना तो वो ही हम फॉलो करेंगे. Frequent intake of high protein snack. Frequent intake of high protein snacks has a deleterious effect. मतलब जो हाई प्रोटीन है ना फ्रीक्वेंटली वो हम इंटेक नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज नो. नो मीन्स नो. ठीक है. तो हाई अमाउंट प्रोटीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रोसेस्ड फूड, देन ग्लूटेन डेली इन डेली डाइट्स, फिश एंड सेल्फिश, पीनट जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है वो हम नहीं डाल पाएंगे इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज. सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन B6 शुड बी अवॉइडेड. B6 का जो सप्लीमेंटेशन है वो नीडेड नहीं है and उसको अवॉइड करना पड़ेगा एज दिस विटामिन कैन फैसिलिटेट द प्री मैच्योर कन्वर्शन ऑफ लेवोडोपा टू डोपामाइन, thus रिड्यूसिंग द पोटेंसी ऑफ द ड्रग. ओके, तो इसमें क्या होता है, लेवोडोपा जो प्रॉपर मेडिसिन होता है तो उसको ऐसा हो सकता है, मतलब ऑलरेडी मतलब हो सकता है नहीं होता है कि वो उसका एक प्रॉपर कन्वर्शन मतलब हो जाए एंड जिसमें जो मेडिसिन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. कंट्रोलिंग पार्किंसन डिजीज यूजिंग डिफरेंट डाइट. First of all, incorporating a Mediterranean diet. So now what is Mediterranean diet? Mediterranean diet is basically focused on vegetables, ठीक है, and fruits. So these foods are known to provide anti-inflammatory benefits that helps to ease the condition. In case of any medical condition, inflammation is there. तो हम लोगों को यही चीज में फोकस करना चाहिए कि कैसे इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर पाए हम लोग, राइट. तो इसीलिए डेफिनेटली मेडिटेरेनियन जो डाइट होता है वो हेल्पफुल होता है एंड वो फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज सपोर्ट ब्रेन हेल्थ. ओमेगा 3 जो मैं हम लोग अल्जाइमर्स डिजीज में भी हम लोगों ने देखा है, राइट. उसमें बोला गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लाइक फैटी फिश ऑयल, राइट. तो उसका जो सोर्स होता है वो भी हम डेफिनेटली डालेंगे टू सपोर्ट द ब्रेन हेल्थ. नेक्स्ट, सपोर्ट डाइजेशन. कॉन्स्टिपेशन कैन बी पर्टिकुलरली सीरियस फॉर पीपल विथ पार्किंसन डिजीज. तो कॉन्स्टिपेशन अगर मतलब होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है, इसीलिए फाइबर रिच फ्रूट्स एंड डेफिनेटली योर वाटर कंजम्पशन प्रॉपरली होना जरूरी है. ट्राई स्मूदी. तो while fiber rich food can help to ease digestion, the act of chewing and swallowing can become a concern for those with Parkinson. तो फाइबर रिच फूड डेफिनेटली डाइजेशन में हेल्प तो डेफिनेटली करता है, लेकिन देखा गया है कि डिस्फेजिया इसमें भी थोड़ा बहुत कॉमन है कि जिसमें च्यू करने में स्वालो करने में दिक्कत होता है. बेसिकली दिस प्रॉब्लम्स आर लीड्स टू द unable to consumption of anything. They are unable to eat like consume or swallow. So अगर ब्रेक डाउन भी कर लिया फिर भी अगर स्वालो करने में प्रॉब्लम होगा तो कैसे वो मतलब स्टोमक तक पहुंचेगा, राइट. सो दैट इज आल्सो अ मेजर इशू. डाइटरी गोल्स. मेंटेन अ डिजायरेबल बॉडी वेट. दिस इज इम्पोर्टेंट. प्रोमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग. जो पार्किंसन का जो प्रॉपर रेगुलर ड्रग दिया जाता है, लेवोडोपा उसका नाम है. डेफिनेटली ये जो नाम है आप याद रख लोगे. सो लेवोडोपा अगर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैसे चलेगा, राइट. दिस इज द मेजर एस्पेक्ट. तो इसमें भी ध्यान देना जरूरी है. उसका एब्जॉर्प्शन सही से होना जरूरी है. लेजन स्वालोइंग डिफिकल्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ द डिजीज ऑफ मेडिकेशन. तो यस, स्वालो करने में जो प्रॉब्लम होता है ना वो समटाइम्स मेडिकेशन लेने का ही एक साइड इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, राइट. बिकॉज दिस इज ऑल टुगेदर अ मेडिकल एस्पेक्ट, मेडिकल कंडीशन एंड मेडिकेशन इज नेसेसरी. तो साइड इफेक्ट अगर होगा भी तो उसको हम अलग से मैनेज
करने का जो ट्राई हम लोग करेंगे वो ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि मेन मेडिसिन इज डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, have a good source of fiber for effective bowel function and prevent constipation. So constipation को कम करने के लिए proper water consumption and dietary fiber का जो consumption होना जरूरी है. Redistribute the protein. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाल्क में चिकन मटन फिश एक ही डाइट में एक ही दिन में एक ही टाइम में खा जाए, तो नहीं, वो एक पार्किंसन डिजीज इंडिविजुअल्स के लिए जो जिनका ये प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए हम नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज प्रोहिबिटेड. तो उसको दैट इंडिविजुअल अमाउंट हमको सर्विंग्स में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल उनका जो अगर होता है एडल्ट होगा तो 54 ग्राम फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, उन लोगों का डेली का रिक्वायरमेंट है. अगर ऐसा है तो एक ही बार में 54 ग्राम हम नहीं देंगे, ठीक है. तो अगर 3 पोर्शंस में यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट इंडिविजुअल अमाउंट, एंड उसके उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोटीन को डिवाइड करेंगे. So I think this class is definitely going to be highly beneficial for you all. So do not skip the video from the initial till the end. Do watch it and try to understand the concept as I have explained it, right? If there is any query related to these diseases, as these diseases are very complicated and you cannot even, this is not so common, and these things are not like discussed, or there is no so much information. These are all under in recent and advanced research. तो फिर भी अगर कोई भी चीज आप लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर इफ नीडेड ओनली, तो वो भी हम लोग को आप कमेंट के थ्रू वो मैसेज करके जानना अगर होगा तो पूछ लीजिए. तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई टू आंसर दैट आल्सो. एंड फॉर WB सेट यूजीसी नेट एंड सम डाइट रिलेटेड एग्जामिनेशन ये इनफ होगा. सो ट्राई टू रिवाइज इट. इफ एक बार में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, 2 बार वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, एंड ट्राई टू डेवलप द कंसेप्ट. I think this is definitely going to be very beneficial for you all, right? So thank you, and do subscribe the channel and share the video, and because this is for every one of you all कि आप लोग को हेल्प हो, right? So yes, do that, and thank you.